नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ रीना खान। लगातार हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। अब देखना ये है कि जनता का मन क्या है और इस बार किन मुद्दों पर होंगे चुनाव। सबसे बड़ा सवाल वर्तमान सरकार पर रहता है कि वर्तमान सरकार का ये कहना था, ये दावा था सत्ता में आने से पहले कि सबका साथ सबका विकास। अच्छे दिन, क्या वाकई अच्छे दिन आए हैं या सबका साथ सबका विकास हुआ है? इसी मुद्दे पर हमारे साथ कई पार्टियों के दल के नेता तो नहीं बैठे हैं, लेकिन आपको बता दें 2 पार्टियों के नेता बैठे हुए हैं। एक IMIM बाबर जी बैठे हुए हैं हमारे साथ, वहीं कांग्रेस के लाला रायन गांधी बैठे हुए हैं। अब आप लोगों को सोचने वाली बात यह है कि आप सोच रहे हैं कि बाकी अन्य दल कहाँ हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी अन्य दल जो है, जब चुनावी मुद्दा आता है, जब सच्चाई का मुद्दा आता है तो भाग जाते हैं चुनावी दल। तो इसमें कोई दोहराए नहीं है और ये झूठ भी नहीं है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, इन्हीं दलों के नेताओं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस बार वो कौन से मुद्दे होने चाहिए और बीजेपी की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी ने कितना सबका साथ और सबका विकास किया है, कितनी महंगाई के मुद्दे पर सफल रही है, कितनी स्वास्थ्य के मुद्दे पर सफल रही है, कितनी शिक्षा के मुद्दे पर सफल रही है और कितनी किसानों के मुद्दे पर सफल रही है, कितनी गुंडा राज, जैसा कि कहा था समाजवादी पार्टी में गुंडा राज होता है, तो वर्तमान यानी भाजपा की सरकार में कितना गुंडा राज खत्म हुआ है। इन सारे तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। तो हमारे मेहमानों का स्वागत है आप सभी का। बाबर जी, मेरा पहला सवाल, मोदी जी जब सत्ता में आए तो उनका ये कहना था सबका साथ सबका विकास, कितना हुआ? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर हमें दावत दी। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि मोदी जी उसमें आए, सत्ता में आए, तो ये बात कोई छुपी भी नहीं है कि हर तरीके से मोदी जी का हर वादा, भारतीय जनता पार्टी का हर वादा पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। सिर्फ झूठ और फरेब की बुनियाद पर इन्होंने हुकूमत को बनाया था और आज हुकूमत पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है भारतीय जनता पार्टी। ये तो बात करते हैं, हमने विकास किया है। हमारी सरकार जब सत्ता में आई, उससे पहले की जो सरकारें रही हैं, किसी ने भी विकास नहीं किया, किसी ने भी एक ईंट नहीं लगवाई। इस पर आपकी क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि मैं फिरोज़ाबाद में कोई हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लीडरशिप को एड्रेस नहीं करता हूँ, हिंदुस्तान को एड्रेस नहीं करता हूँ। एक मैं फिरोज़ाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर ही बात कर रहा हूँ या फिरोज़ाबाद ज़िले को लेकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं प्रभारी हूँ। उससे पहले ज़िलाध्यक्ष भी रह चुका हूँ और पूर्व प्रत्याशी भी रह चुका हूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो इस टाइम जो मौजूदा हालात में 4 MLA फिरोज़ाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी पर भारतीय जनता पार्टी के हैं जी। मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, मौजूदा मेयर भारतीय जनता पार्टी की हैं जी। चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं और सिरसागंज से जो MLA हैं वो भी एक सिक्के के दूसरे पहलू भारतीय जनता पार्टी के हैं जी। लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ज़रा पूछिए और बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि फिरोज़ाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है, चाहे वो मेयर हो, सांसद हो, मौजूदा विधायक हो, कौन सा ऐसा काम किया है जिससे ये कहा जा सके कि हाँ विकास आया है। आप मेरे लीडर जनाब बैरिस्टर सिद्दीन ओवैसी साहब ने जैसे कि कल कहा था, डिबेट में कहा था, आज तक की एक डिबेट थी उसमें कहा था कि 19 में जो गरीब आवास योजना आई है उत्तर प्रदेश में, उसके मुताबिक 10 मुसलमानों को भी क्या कहते हैं, उसमें नाम नहीं बता सकते कि 10 लोगों को उसमें मकान मिला हो। लेकिन ये तो ये कहते हैं कि हमने पूरे फिरोजाबाद में, हिंदुस्तान में फिरोजाबाद का नंबर 1 है। फिरोजाबाद फिरोजाबाद नंबर 1 है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सारे सरकार को लगभग खत्म होने को आ रही है, पूरा टाइम खत्म होने को आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने मजदूरों के लिए कौन सा काम किया? कौन सा काम किया? कारखाने आज भी 8 घंटे की जगह 9.5 घंटे काम कराते हैं मजदूरों से। जुड़ाई के मजदूरों का मसला है, बहुत बड़ा मसला है। उन्हें उनका हक नहीं मिल पाता है, ESI नहीं मिलता, फंड नहीं मिलता, बोनस नहीं मिलता। इसके अलावा आप हथकरघा में, अगर आप विकास उसे कहा जाता है कि इस कारखानों को हथकरघा से उठाकर इंडस्ट्रीज में लाया जाता, क्यों नहीं लाई अभी तक सरकार? क्यों नहीं विधायक ने यहाँ के? लेकिन ये तो ये कहते हैं कि हमने तो श्रमिकों का वेतन बढ़ाया है, उनकी रेट बढ़ाई है। बात रेट बढ़ाने से या श्रमिकों, अगर वेतन बढ़ाया, रेट बढ़ाया है, तो क्यों आज मजदूर आंदोलन कर रहे हैं? आप ही जाती, आप मीडिया के जरिए दिखाई देता है कि मजदूर हर रोज कहीं ना कहीं इकट्ठे होते हैं और आंदोलन करते हैं। ये इनका झूठ है, फरेब है, इनका सिर्फ क्या कहते हैं, खाना पूरी की है इन लोगों ने। और अगर ऐसा होता तो आज मजदूरों के, आज हालत देखिए मजदूरों की,
क्या हालात हैं। अभी लॉकडाउन हुआ था जब, तो मैंने जहां तक मतलब मुझे मालूमात है, मजदूरों के घर में खाना भी नहीं पका है। मजदूरों के घर में खाना नहीं पका, क्या करेंगे वो मजदूर, उनके बच्चे और लेकिन मोदी जी ने तो ये कहा था कि लॉकडाउन में, कोरोना काल में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहा है, सबको भरपेट राशन दिया है। राशन के नाम पर सबसे ज्यादा अगर करप्शन किसी में किया गया है, कहीं पर किया गया है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने और क्या कहते हैं यहाँ के विधायक और एमपीओ ने किया है। किस तरह मजदूरों को ये बताइए, गरीब आदमी को राशन कहां पहुंचा? कितने आप सर्वे करा लीजिए, कितने गरीब लोगों को यहाँ पर राशन पहुंचा है लॉकडाउन के टाइम में। झूठ बोलते हैं लोग। मैंने कहा ना, इनके पास अगर झूठों के सींग होते तो भारतीय जनता पार्टी वाले बारहसिंगा कहलाते। वो तो इत्तेफाक ये है कि झूठों के सींग नहीं है। लेकिन ये तो ये भी कहते हैं मोदी जी का राशन का पैकेट भी बट रहा है। अब तो पैकेट बट रहा है, इतना बड़ा पैकेट है, आपने देखा होगा, एक आदमी ढंग से नहीं उठा पाता, उठा देंगे उसे आराम से फूल की तरह उठाकर दे देते हैं, और देते वक्त भी लोगों को बेइज्जत करते हैं। क्या मानते हैं कि राशन देना इनका बेइज्जती करना है लोगों को? राशन देना, गरीबों को राशन पहुंचाना, ये हुकूमत का काम है। इज्जत के साथ राशन पहुंचाना, एक हर शहरी को उसकी हर मसाइल को हल करना, उसकी हर चीज के बारे में सोचना, ये एक सरकार का, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर एक एमपी से लेकर विधायक, विधायक से लेकर मेयर और आपके पार्षद तक की जिम्मेदारी होती है कि हर बुनियादी मसाइल को हल करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के क्या कहते हैं काम किए गए हैं जो उनके भक्त हैं या उनकी चापलूसी करते हैं, बस उन लोगों के काम हुए। इसके अलावा किसी आम जनता का काम हुआ ही नहीं है ना। आम जनता का काम ये कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि विकास की बात की जाती है, तो मैं जानना चाहूंगी विकास में भी कुछ भेदभाव हुए हैं? बिल्कुल भेदभाव हुए हैं, किस तरह के भेदभाव? हर तरीके से भेदभाव हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप फिरोजाबाद की उठाकर दे रहा हूं। फिरोजाबाद में मौजूदा मेयर हैं भारतीय जनता पार्टी की राठौर साहिबा। वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 29, वार्ड नंबर 42, ये उनके समाज के पार्षद उस वार्ड में हैं। वहां पर जो नगर निगम सेंक्शन करता है, पैसा सेंक्शन करता है काम कराने के लिए, वहां पर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए करता है। अब आ जाइए आप मुस्लिम इलाकों में, आप वार्ड नंबर 57 उठा लीजिए, वार्ड नंबर 56 उठा लीजिए, वार्ड नंबर 54 उठा लीजिए, वार्ड नंबर 60 उठा लीजिए, वार्ड नंबर 61 उठा लीजिए, कोई सा भी नई आबादी का वार्ड उठा लीजिए, सबसे ज्यादा 16.5 लाख रुपए अभी तक सेंक्शन किए गए हैं। क्या ये सबका साथ सबका विकास है? पूछना चाहते हैं हम मेयर साहिबा से, क्या यही इनकी सोच और फिक्र में है कि एक तरफ सिर्फ आप कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आप पैसा सेंक्शन करेंगे और एक तरफ पूरे जो एक बहुत बड़ी आबादी फिरोजाबाद के अंदर रहती है उन्हें आप क्या कहते हैं मायूस कर देंगे? जी बिल्कुल। गांधी जी, जैसा कि देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी का अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी जिस समय थी तो कहीं ना कहीं हमें महंगाई इतनी देखने को नहीं मिलती थी। जनता की अगर बात की जाए तो आराम से रह रही थी। लेकिन अब जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, महंगाई तो मानो जैसे चरम सीमा पर, आम आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? दरअसल महंगाई जो है, भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के पीएम जी की महंगाई डालिन बन चुकी है, ये समझ लीजिएगा आप। अच्छे दिन के इन्होंने वादे किए थे 2014 में, जो आए थे अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन के दिमाग में नहीं आते। अच्छे दिन जनता को इन्होंने जो दिए हैं कि 160 रुपये किलो दाल, 180 रुपये दाल दिए हैं, तो वो अच्छे दिन ये समझते हैं। 220 रुपये तेल जो बिक रहा है कड़वा सरसों का, वो अच्छे दिन है भाजपा के जो कहते हैं ये। और पेट्रोल डीजल आप देख रहे हैं, कांग्रेस के दौर में 60 रुपये था तो उनको अच्छे दिन नजर नहीं आते थे और बुरे दिन बताया करते थे। आज वो अच्छे दिन है जो 120, 110, 112 रुपये बेच रही है सरकार। अच्छे दिन के इन्होंने वादे तो निरे किए हैं, लेकिन अच्छे दिन में ये खरे उतरे नहीं। भाजपा महंगाई के सुबह कुछ नहीं कर रही है, केवल महंगाई के नाम से जनता को गुमराह कर रही है। सब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े योग लगे हैं, उनको इन्होंने टेंडर दे दिया है, हर चीज महंगाई में बेच रहे हैं। योगी जी तो ये कहते हैं कि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने देश को चलाया, कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया। क्या मानते हैं, वाकई विकास नहीं किया? अब एक बात बताइएगा, अगर विकास नहीं किया तो आज ये पैदा हुए हैं उसमें, तो वो कांग्रेस की तो देन है। जो आज जो मंदिर बना हुए बैठे हैं योगी जी, आज जो इतना शुद्ध ले रहे हैं, तो कांग्रेस के शासन में तो हुआ ये सब। इनके शासन में जो तो अभी आए हैं ना, 7 साल में आए और 7 साल में इन्होंने जनता को क्या दिया है?
केवल दुख के सिवा कुछ नहीं दिया है जनता को। लेडीज सुरक्षित नहीं है, छात्रों के पैसे अभी तक स्कूलों में नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई कहाँ से करेगा छात्र। ये हालत है पूरे देश के। गरीब जनता अगर मजदूरी करने जाता है तो आज पालन करना पड़ रहा है उनको, इस शहर से हट के दूसरे सूबे में जा रहा है, वहाँ पे भी यही हालात है। तो अब जनता क्या करे? ये अच्छे दिन के वादे करते हैं, अच्छे दिन में उन्होंने जनता को क्या दिया? केवल परेशानी के सिवा कुछ नहीं दिया है इन्होंने। बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या मानते हैं फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों जी, की जी। अगर बात की जाए, उसको हटाने के बाद में हम नगर निगम पर पहले सवाल खड़ा करते हैं। नगर पालिका से नगर निगम बना, कई जी जी। वार्ड बने, दायरा बढ़ाया, क्या दायरा बढ़ाने से विकास देखिए बढ़ा? ऐसा है, जब इससे पहले दूसरे मेयर थे, चेयरमैन थे, जब नगर पालिका नगर पालिका थी, जब 42 वार्ड होया करते थे, कुछ साल बाद क्या कहते हैं 70 वार्ड हो गए, 13 विधानसभा ग्राम जोड़ दिया गया, 70 वार्ड हो गए। अगर आज देखा जाए आबादी तो के नई आबादी जिस तरह से विकास के लिए तरस रही है, वो हालात अगर मेयर साहब और नगर आयोग साहब भी आए, अगर उस हालात में अभी जाके मैं दिखवा दूंगा, वार्ड नंबर 47, वार्ड नंबर 63, कई वार्ड ऐसे हैं जो विकास के लिए तरस रहे हैं, लेकिन नगर निगम की मेयर साहब को कोई नजर नहीं आ रहा। केवल उनको हमने भी देखा है कि आपने कई जगहों पे विरोध किए हैं, आंदोलन किए हैं, आपने हमें सर्वे भी कराया। हम दूसरों की बात क्या माने, हमने खुद देखा है कि जहाँ जी, जी। विकास नहीं हुए, कच्ची नाली है, टूटी गलियां, सड़कें, मतलब इस तरह की गड्ढा युक्त लोग रह रहे हैं। क्या मानते हैं बीजेपी का ये एजेंडा था सबका साथ सबका विकास, कितना सच नहीं हुआ? सबका साथ तो ये कहते ही हैं, लेकिन इनका एक एजेंडा है कि मेयर साहब के जिस तरह से मेयर साहब के जैसे भाजपा के मेंबर चुने गए हैं, सारे काम उनके भैयों पर टेंडर उठे हुए हैं, उनके भैयों को, उनके परिवार को टेंडर दे दिए हैं। कौन है भैया? जैसे मेरे वार्ड नंबर 47 में संतोष कुमार जी मेंबर हैं माँ के, उनके भैयों पर टेंडर है, मेरे वार्ड का भी 47 का, अभी तक उसको दे गया है, अधूरे काम छोड़ के चले गए हैं और अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया है। और पूरे शहर के अंदर उनके भैया ने टेंडर ले लिया। भारतीय जनता पार्टी वालों ने एक लूट मचा रखी है नगर निगम में। क्या कहते हैं, सब भारतीय जनता पार्टी वालों के पास ही टेंडर है हर चीज़ के, तो उन्होंने पैसा आता है, अब वो कहाँ जाता है जो तो भारतीय मेयर साहब ही बताएंगे कहाँ जाता है। लेकिन हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से उसकी जांच कराई जाए। फिरोजाबाद के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के सभासद हैं, मेयर हैं, जो कहते हैं उनके रिश्तेदारों पर कितने टेंडर हैं, तो अभी जांच को दूध का दूध हो जाएगा, पानी हो जाएगा। बिल्कुल। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे हम लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, क्या मानते हैं वाकई मोदी सरकार के आने से बेरोजगारी बढ़ी है? देखिए, असल बात यह है कि इस बात में कोई इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाहे सेंटर की हुकूमत हो या हमारी स्टेट की हुकूमत हो, ये हुकूमत को ढंग से संभाल नहीं पा रहे हैं। और संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं कि हुकूमत को चलाने के लिए काबिल लोगों की ज़रूरत होती है। क्या मोदी जी काबिल नहीं है? मेरी समझ में तो नहीं है काबिल। अगर काबिल होते तो ये हालात मुल्क के होते ही नहीं, अगर काबिल होते तो ये मुल्क के हालात होते ही नहीं। आज अवाम बेइंतहा परेशान है। आप एक बात बताइए कि तेल कितना महंगा हो गया। क्या गरीब आदमी जो यहाँ पर कारखाने में, फिरोजाबाद के कारखाने में जो 300 या 500 रुपये कमाता है, वो 100 रुपये से ऊपर का तेल खरीदेगा, फिर क्या कहते हैं इतनी महंगी सब्जी खरीदेगा। उसके पास अगर जाता है घर पर लेकर और उसके यहाँ कोई बुखार भी आ जाए तो क्या बुखार की दवा दिलाने के लिए उसके पास पैसे होते हैं? तो ये हुकूमत को, और नीचे ये तो सबसे मेन बात यह है कि अब बेशक आप हुकूमत में हैं, यहाँ के मौजूदा विधायक जो हैं या सांसद हैं, उन्हें तो इस बात को रखना चाहिए, वोट जनता ने दिया है, वोट यहाँ फिरोजाबाद की अवाम ने दिया है उन्हें। वो अगर अवाम की बात अपनी उसमें असेंबली में या पार्लियामेंट में नहीं रख पाएंगे तो उस ऐसे नुमाइंदों का जीत कर जाने का क्या फायदा है? ऐसे लोगों का एमएलए बनने का फायदा क्या है या एमपी बनने का फायदा क्या है? इसलिए हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरीके से, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरी तरीके से, हमने ये ऐलान किया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बार बार इस चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। इस सिलसिले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हर पार्टी के क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद अब हमारे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी मुलाकात हुई है। पिछले कई महीनों से सिलसिला जारी है, लेकिन अफसोस की बात यह है
कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो आपके शिवपाल सिंह यादव जी की पार्टी हो या राजभर जी की पार्टी हो, ये कोई भी पार्टी अलायंस में नहीं। जो बड़ी पार्टियां हैं दो हैं, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? समाजवादी पार्टी में कल आपने सुना होगा महोबा में मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने खड़े होकर कह दिया, जब पत्रकार ने पूछा कि MIM से आपका अलायंस होगा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसी तरीके से बहन मायावती जी ने ट्विटर के जरिए कहा कि हम नहीं करेंगे। अब मेरा सवाल यह है, मैं जनता को बताना चाहता हूं और आपके जरिए ये बात जनता तक पहुंचाना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए, और मेरा सवाल भी है समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से। ये सवाल मेरे कौमी सदर ने भी उठाया है, ये सवाल मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने भी सवाल किया है। उसी के उसमें मैं सवाल करना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि देखिए साहब, राजभर 3% है प्रदेश के अंदर, चौहान 2% है प्रदेश के अंदर, मौर्य 4% है प्रदेश के अंदर, जाट 4% है प्रदेश के अंदर। इन चारों से तो, और ये चारों जो वोट है ये बैंक वोट भाजपा का है। इन चारों के जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो इनकी सियासी शनाख्त है इन बिरादरियों की, इनसे तो अखिलेश यादव अलायंस करने को तैयार हैं, लेकिन 20% की क़यादत करने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वो अलायंस करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी सर पर टोपी पहनते हैं, चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं और एक मुसलमान हैं, और वो अखिलेश यादव जी या बहुजन समाज पार्टी किसी सूरत में ये नहीं चाहती है कि किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश में मुसलमान एक क्या कहते हैं पॉलिटिकल तौर पर मजबूत हो, उसकी एक सियासी पहचान बने। वो मुसलमान को डिस्पोजल गिलास समझते हैं, इसलिए ये अलायंस नहीं करना चाहते। और भाजपा को मजबूत करने वाले अगर कोई हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी है, आपके समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, शिवपाल यादव जी की पार्टी है, तो ये तमाम है। अभी तो सब विरोध में है ना? क्या विरोध में है? इनका विरोध दिखाने की बात अलग है। आप जनता के बीच में जाकर विरोध करते हैं और संसद में माननीय मुलायम सिंह यादव जाकर खड़े होकर सन 2019 के चुनाव से पहले कहते हैं कि हम मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि दोबारा प्रधानमंत्री बने। आप अखिलेश यादव जी उस शख्स को पार्टी में लेकर आते हैं, उस शख्स को पार्टी में लेकर आते हैं जो शख्स खड़े होकर यह कहता है कि हम मुस्लिम औरतों की कब्र से निकालकर उनके साथ बलात्कार करेंगे। उस शख्स को पार्टी में लेकर आते हैं ये, यानी जो मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत करेगा, जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा, उनके बारे में नफरत फैलाएगा, उसे ये अपने घर का क्या कहते हैं अपने घराने का और अपने पार्टी का सदस्य बनाएंगे। लेकिन वो प्लानिंग क्या है? हमारी प्लानिंग सीधी सीधी है, हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे सूबाई सदर जनाब शौकत अली साहब ने पूरी तरह से ऐलान कर दिया है कि हम अभी तक 100 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे थे, अब हम उत्तर प्रदेश में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये मेरे प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो मुद्दे हैं, हमारा मुद्दा है फिरोजाबाद में जो हम सबसे बड़ा मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है। देखिए सरकार इस टाइम भाजपा की है, सब कुछ भाजपा का है, पूरी मशीनरी भाजपा की है फिरोजाबाद के ऊपर। उससे पहले पूरी मशीनरी समाजवादी पार्टी की थी। आप इनसे सवाल करिए कि उत्तर फिरोजाबाद में मुसलमानों का या दलितों का या हाई कास्ट का या बैकवर्ड क्लास का लिटरेसी रेट क्या है, ये बताएं इस बात को। और अगर मुसलमानों का लिटरेसी रेट डाउन है तो क्यों डाउन है? जिम्मेदार कौन है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो इक़्तिदार में नहीं रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो सरकार में नहीं रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तो एमएलए नहीं रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तो डीएम से लेकर क्या कहते हैं एसएसपी से लेकर बीडीओ से लेकर या मुख्यमंत्री से लेकर कोई नहीं रहा, सब कुछ तुम्हारा रहा है और आज भाजपा का है। आखिर ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? दूसरी बात, लाइट का सबसे बड़ा मसला है। क्या प्रदेश में आपको मालूम नहीं है ये जो जगह है फिरोजाबाद, यहां पर पूरी मजदूरी तबका है और कारखाने जो हैं कारखाने उस पर गैस पर चलते हैं, अब तो गैस पर चल रहे हैं कारखाने। लेकिन लाइट का मसला इतना बड़ा मसला बना दिया गया है कि आप संविदा कर्मचारी आते हैं और घरों में अगर मर्द नहीं मिलते तो उस घर की इज्जतदार पर्दानशी मां बहनों के साथ बदतमीजी करते हैं। सबसे महंगा यूनिट अगर कहीं पर है उत्तर प्रदेश में है लाइट का, तो यह समस्या है, इस पर हम ये हमारा एजेंडा है। तीसरी चीज आपके अब आ जाइए
मजदूरों का मसला, जैसे मैंने पहले बताया, हम मजदूरों को अगर हमारी पार्टी यहां से विधायक, हमारी आवाम विधायक यहां से बनाकर बेचती है और हमारी सरकार में हिस्सेदारी होती है, तो हम फिरोजाबाद में किसी भी सूरत में इस कारखानों के जो मसले हैं, जो हथकरघा में कारखाने, हम इसे पूरी कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रीज में लाया जाए, और इंडस्ट्रीज में लाने के बाद यहां के मजदूर को उसका जायज हक और जायज मुकाम मिले, ईएसआई मिले, फंड मिले, बोनस मिले। 8 घंटे नौकरी है तो 8 घंटे काम का अगर पैसा मिलता है तो 8 घंटे ही नौकरी करे, ना कि वो तानाशाही करें कारखाने मालिक के 8 घंटे की जगह 9.5 घंटे काम कराएं। आपने तमाम मुद्दे उठाए, जमीनी स्तर के मुद्दे उठाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार तो ये कहती है कि हम विकास का और हिंदुत्व का मुद्दा उठाएंगे, हम फिर से सत्ता में आएंगे। देखिए, वो बीजेपी जाने, बीजेपी का मैं तर्जुमान नहीं हूं। बीजेपी का काम यह है कि देश को तोड़ दो। बीजेपी का काम यह है, उसका काम सिर्फ तोड़ना है। बीजेपी का काम तोड़ना है, और हमारे मुख्यमंत्री का, प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम नामों को बदलना है। तो अगर इसी की बुनियाद पर ये सरकार में आना चाहते हैं तो ठीक है, ये मेहनत करें, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी पूरी ताकत, पूरे जज्बे के साथ भारतीय जनता पार्टी को रोकेगी, और भारतीय जनता पार्टी जैसी तमाम फिरका परस्त पार्टियों को, चाहे वो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या कांग्रेस हो, या जितनी भी पार्टियां हैं, हम इनसे डटकर मुकाबला करेंगे, जमहूरी तौर पर मुकाबला करेंगे। हम मुद्दों पर क्यों? क्योंकि जो काम हमारे 14 विधायक हैं आज हिंदू पूरे क्या कहते हैं, तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, एक विधायक के खिलाफ करप्शन का आरोप दिखाइए आप हमारे। 2 हमारे एमपी हैं, एक एमपी के खिलाफ हमारे करप्शन का आरोप दिखाइए। उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियों ने सरकारें, तमाम पार्टियों की सरकार बनी, सभी ने उत्तर प्रदेश की सरजमी पर शासन किया। क्या मानते हैं किसका शासन बेहतर रहा? चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस ने तो लंबे समय से किया, अब बीजेपी कर रही है, क्या मानते हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ इन सब में? देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम समाजवाद के नाम पर, निज़ाम समाजवाद के नाम पर हम तमाम लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। समाजवाद को उन्होंने परिवारवाद में बदल दिया और सिर्फ अपने आपे को मजबूत किया। क्या मौजूदा उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ गोमती रिवर फ्रंट के में जांच नहीं चल रही है? क्या एक्सप्रेसवे के ऊपर उनकी जांच नहीं चल रही है? ये तो सरकार है, मिली भगत है। अगर 5 साल में अगर कोई और होता, एहतशाम अली बाबर होता, उसका नाम एहतशाम अली बाबर होता, तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाता, मुख्यमंत्री जी बुलडोजर चलवाते। या फिरोजाबाद का कोई क्या कहते हैं छोटा मोटा कारोबारी होता तो अब तक उसे बर्बाद कर दिया जाता, क्योंकि मिली भगत है। नूरा कुश्ती खेल रही है समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी। दूसरी चीज, उन्होंने परिवारवाद में बदल दिया। कुछ नहीं किया गया, सिर्फ काम बोलता है। मुजफ्फरनगर लुटता रहा, मुजफ्फरनगर में बच्चे मरते रहे, ठंड में बच्चे मरते रहे, ये सैफई महोत्सव देखते रहे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। दूसरी चीज, बहुजन समाज पार्टी ने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नाम पर हम क्या कहते हैं, हम इंसाफ करेंगे। उन्होंने सिर्फ मूर्तियां बनवाई, हाथी की, पार्क बनवाए, अपने आप की भी मूर्ति बनवा ली बहन जी ने अपनी जिंदगी में। इसके अलावा उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बहुत सारे करप्शन के आरोप हैं उनके ऊपर, कोई ये छुपा हुआ नहीं है, करप्शन के आरोप उनके ऊपर बहुत सारे हैं। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आप भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल देख लीजिए। वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के बात जब वो करते हैं तो आप क्या बहन बेटियों के लगातार, अभी मैं देख रहा था कहाँ की बात है, वहां पर उनके साथ रेप किया गया। कितनी हमारी बहनों के साथ रेप हुए। कितनी जगह क्या कहते हैं पुलिस ने बेकसूर लोगों को कत्ल कर दिया, बेवजह लोगों को कत्ल कर दिया। और इन्हीं के लोग थानों में जाकर पुलिस वालों को क्या कहते हैं बदतमीजी कर रहे हैं। मतलब वर्दी, ये तमाम लोग निजाम कानून के गाल पर तमाचा मार रहे हैं और हमारी सरकार, ये योगी सरकार खामोश बैठी है। तो ये, लेकिन योगी जी तो ये कहते हैं कि हमने गुंडा राज खत्म किया, हमने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मेंटेन किया। क्या मानते हैं गांधी जी? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही गुंडे बन गए तो क्या राज खत्म करेंगे? जब इनके मंच पे मंत्री बैठे हैं जो किसानों की हत्या करते हैं, उनके बेटे, और वो मंत्री भारतीय जनता पार्टी के मंच पे है, तो गुंडा राज कहाँ से खत्म हो जाएगा? गुंडे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बन चुके हैं। यूपी को जिस तरह से, यूपी को गुंडा राज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी खुद बनकर आई है, तो ये गुंडा राज कहाँ से खत्म करेंगे? ये तो इनका जुमला है कि गुंडा राज खत्म कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही गुंडे बन गए हैं तो कहाँ से खत्म हो जाएगा? सत्ता में बैठे हैं, छड़म में बैठे हैं, सत्ता की में, तो उनको कौन क्या बिगाड़ेगा? ये तो उनका जुमला है योगी जी का। बिल्कुल।
कहीं ना कहीं तमाम सवालों पे हम सीधे जवाब ले रहे हैं। तो एक मेरा अहम सवाल आप लोगों से रहेगा, क्या मानते हैं हम अभी फिरोजाबाद में बैठे हैं, नगर निगम की व्यवस्थाओं की बात करें तो आपने देखा ही कि नगर निगम की व्यवस्थाओं में क्या हालात रहे। वहीं अगर हमने विधानसभा शिकोहाबाद में घूमकर देखा, चुनावी सर्वे किया, तो वहाँ लोग बीजेपी के कई कैंडिडेटों से रोष जता रहे हैं, बड़े नाराज हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे विकास के मुद्दों को लेकर? देखिए, विकास जब हुआ ही नहीं है, 7 साल से हिंदुस्तान की पब्लिक, फिरोजाबाद की आवाम ये जानना चाहती है, 4.5 साल हो गए कि विकास कहां पैदा हुआ है। कम से कम उसकी शक्ल तो दिखाते हैं भाजपा वाले, गोरा है, काला है, पीला है, नीला है, कैसा है विकास। विकास पैदा करने के लिए हिम्मत, ताकत, सलाहियत की जरूरत होती है। अगर इनके अंदर सलाहियत होती, इनके अंदर काबिलियत होती, तो यकीन मानिए विकास पैदा भी हो गया होता और किसी छत पर खड़े होकर पतंग उड़ा रहा होता। विकास पैदा नहीं हुआ है, अवाम परेशान है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। इनके पास दूसरा, अगर सिर्फ इनके पास से ये हटा दिया जाए, हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, शमशान, ये हटा दिया जाए, तो बताइए क्या है भाजपा के पास? कोई चीज बचती है भाजपा के पास? कुछ नहीं बचता है भाजपा के पास। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कहां है 2 करोड़ नौकरियां? क्यों रो? अभी देखिए आप, हैदराबाद में खड़े होकर उड़ीसा के एक नौजवान ने ट्रेन के सामने खड़े होकर अपने आप को खुदकुशी कर ली। क्या था? बेरोजगारी। कितने नौजवान, 26,000 में पिछला रिकॉर्ड है, 26,000 नौजवान हिंदुस्तान में सिर्फ इस बात पर खुदकुशी कर लिए क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिला। क्या उनकी जान की कीमत नहीं थी? फिरोजाबाद का हालात है। अब फिरोजाबाद के हालात ले लीजिए आप। फिरोजाबाद में आप किसी भी इलाके में चलिए मेरे साथ, आप घूम रही हैं फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में आप मुझे बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ऐसा काम किया है जिससे कहा जाए कि हाँ साहब ये विकास का काम है और अच्छा काम है। एक काम बताएं। हमारे विधायक जी का, फिरोजाबाद के विधायक जी का हाल यह है कि उन्हें नाले साफ कराने, जो नगर निगम का काम है वो विधायक जी कराते हैं, नाले साफ कराने का काम, और जो मेयर का काम है वो क्या कहते हैं, जो मेयर का काम था वो तो विधायक जी करा रहे हैं, और जो विधायक जी का काम है उससे कोई करने वाला कोई है ही नहीं। मेयर साहिबा तो पूरी तरह उन्होंने सोच लिया है कि अब अगली बार तो बनना नहीं है और ना आवाम बनाने वाली है उन्हें, क्योंकि उन्होंने जो नाइंसाफी की है फिरोजाबाद की आवाम में, भाई सबसे बड़ी नाइंसाफी तो यही है कि आप अपने वार्डों को, चुनिंदा वार्डों को, अपने चुनिंदा लोगों को 1-1 करोड़ रुपया सैंक्शन कर रही हैं। कौन कौन से वार्ड? देखिए, वार्ड नंबर 28 है, वार्ड नंबर 29 है, वार्ड नंबर 42 है। इसकी लिस्ट मेरे पास रखी है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में से सैंक्शन कर दिया गया। ऐसे क्या काम हुए हैं वहां? भाई वही क्या कहते हैं, नाली सड़क का, और वहीं पर काम हुए हैं। इन्होंने ये क्या करा है भारतीय जनता पार्टी ने, कि भारतीय जनता पार्टी के जो पैसे वाले पूंजी वाले हैं उन्होंने जगह लेकर आउट एरिया में डाल दी, ठीक है, और नूतन जी मेयर साहब से उससे पैसा सेक्शन उस आउट एरिया में लगा दिया, जो शहर के नई आबादी के लिए, विकास के लिए जो तरस रहा है, उसके आना था, उसमें लगना था पैसा, वो उठा के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो पैसे वालों ने जगह लेके आउट डाल दी थी, उसको वहाँ पे लगाया जा रहा है। जय मुस्लिम का। अगर हम किसानों की बात करें, क्या मानते हैं, कांग्रेस जब थी किसानों की आय जब 2 गुनी नहीं 3 गुनी थी या नहीं थी? अभी मैं बता दूं, अगर कांग्रेस ने कोई मिशन किसानों के लिए बनाया और किसानों को मंजूर नहीं हुआ, तो कांग्रेस ने 2 दिन जब लगे हैं उसको किसानों को बुलाकर उनकी मनमानी के हिसाब से पार्लियामेंट में मंजूर कराया। लेकिन जो हिटलर सरकार जो आई है ना, हिटलर सरकार आई है, उसका उनका मकसद केवल करोड़पतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। अब जो आप बताइएगा, आटे की ये 5 रुपये के 10 रुपये आटा खरीदेंगे किसान से ये, और अमीर लोगों को लेकर बेच दिया जाएगा 25 रुपये में, फिर वो 50 रुपये लीटर 50 रुपये किलो बेचेंगे। तो ये अमीरों के फायदे के लिए बनाया था ये कानून, जो आज किसानों ने अपनी ताकत दिखाकर, किसानों ने अपनी साहस देकर, किसानों ने अपनी जान देकर आज किसान बचाए जा रहे हैं। लेकिन अब मैं भारतीय जनता पार्टी के ये पूछना चाहता हूँ, जो 700 से अधिक किसान मरे हैं उनके बारे में क्या सोचा है जिन्होंने? क्या कांग्रेस की सरकार बहुत लंबे समय तक रही सत्ता में? जी। क्या मानते हैं ऐसी दर्दनाक हादसे, ऐसी घटनाएं कांग्रेस के शासन में थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। जो मैं आपसे मैडम कह रहा हूँ, कांग्रेस ने अगर कोई मसला पड़ा है हिंदुस्तान का,
तो कांग्रेस ने उन लीडरों को बुलाया, किसान के लीडरों को बुलाया, बताइए आपके ऐसा मसला होना है तो आप बताइए, अपनी राय दिए। तो किसानों ने खुद फैसला कहा है कि ऐसा कानून बनाइएगा तो जिससे मोदी किसान जी ने फिर 1 साल तक किसानों को क्यों बिठाया, सर्दी में, ठंड में, गर्मी में? मेरा हाँ, सवाल। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी वाले पैसा वाले बनना चाहते हैं। किसानों की को जगह खरीद कर उनको, किसानों को जो मालिक है खुद किसान अपनी जमीन का, उनको नौकर बनाना चाहती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के दौर में अंग्रेजों का शासन था, उस दौर में तो अंग्रेज ये चाहते थे कि हिंदुस्तान गुलाम कैसा रहे, तो जो उनको लीग पर काम करवाते थे, रोटी पर काम करवाते थे, वो ही शासन लाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। क्या बिल्कुल ये सच है? उनकी बात से आप सहमत हैं? देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो काम भारतीय जनता पार्टी इस टाइम कर रही है, सॉफ्ट वे में कांग्रेस ने भी वही काम किया है। ये देन तो सब कांग्रेस की है ना, ये किसी और की थोड़ी है। सबसे ज्यादा सत्ता में तो कांग्रेस रही है, तो सब कुछ तो कांग्रेस की देन है। ये आज बिन पानी की मछली की तरह कांग्रेस तड़प रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास से उसका बैंक वोट, सब कुछ, उसकी नाकामी सामने आ चुकी है अवाम के। अगर कांग्रेस ताकतवर होती तो भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में आती नहीं। आज उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी ने काम किया होता, कांग्रेस ने काम किया होता, बहुजन समाज पार्टी ने काम किया होता, तो MIM उत्तर प्रदेश में नहीं आती थी। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां हैदराबाद से चलकर यहां तक आए हैं, ये शौकत अली साहब उत्तर प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, या हम लोग फिरोजाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पे जा रहे हैं, तो उसका मकसद यह है कि अवाम के साथ और खासतौर से माइनॉरिटी के साथ जो नाइंसाफी इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने की है, और भारतीय जनता पार्टी तो खुलकर कर रही है, वो तो पूरी जनता के साथ करती है, लेकिन सो कॉल्ड पार्टी का वोट ले इन पार्टियों ने, सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों का वोट लेकर जो मुसलमानों को नाइंसाफी की है, मुसलमानों के साथ जो पूरी तरह अत्याचार और जुल्म और ज्यादती की है, उस बुनियाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में आई है, फिरोजाबाद में आई, और फिरोजाबाद में आने के बाद 9 पार्षद अवाम ने जिताए, 57,000 वोट देकर समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दूसरे नंबर की पार्टी। हम 4-5 विधानसभा पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार। हम बहुत मजबूत हैं, हम तो सेकंड नंबर की पार्टी, फिरोजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी पर तो सेकंड नंबर की पार्टी है हम। 57,000 वोट हमारे हैं, हमारे ऊपर क्या कहते हैं, सेकंड नंबर पर हम हैं, तीसरे नंबर पर समाजवादी है, चौथे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी है। तो हमारे, मैं आपको बता दूं, आज अगर समाजवादी पार्टी, अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर मैदान में किसी वजह से फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा, तो समाजवादी पार्टी की वजह से पहुंचेगा, उसके कैंडिडेट की वजह से पहुंचेगा, क्योंकि वो वोट कटुआ साबित होंगे, हम वोट कटुआ साबित नहीं होंगे। वो इसलिए क्योंकि यहां पर सेकंड नंबर की पार्टी हम हैं, ना कि समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है, और हमने तो कोशिश की है। अभी भाई ने कहा, क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने नुकसान पहुंचाया। अभी मैं आपको बता दूं, ओवैसी साहब मुस्लिम है, ये सच्चाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वही चेहरा चाहिए था जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का ही भाषा बोले, तो ओवैसी साहब आ गए। तो ये सेकुलर पार्टियों को रोकने के लिए ओवैसी जी पे हाथ रख दिया है कि जितना भी सेकुलर पार्टी को रोकना हो तो ओवैसी जी बोलें। आप बताइएगा, जब ओवैसी जी बात करते हैं मुसलमानों की, ठीक है, बात हिंदुस्तान की क्यों नहीं करते? वो मुसलमानों की एक धर्म की बात क्यों करते हैं? कांग्रेस पार्टी की बात करती है हिंदुस्तान की, ना जाति की बात करती है, ना धर्म की बात करती है। हम कांग्रेस हिंदुस्तान की बात करती है। अब एक बात बताइए, मुसलमान क्या कहते हैं, हिंदुस्तान के हैं और रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या जताना चाहती है? वो ओवैसी साहब के सारे क्या जताना चाहती है? बाबा जी, इससे मेरा सवाल ये है कि अक्सर देखा गया है कि ओवैसी साहब के मतलब माथे पर एक कह सकते हैं धब्बा है या एक मोहर है कि वो मुस्लिम है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को तो ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, वो सबका विकास करे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, इनकी हर सवाल का जवाब मेरे पास है, मेरे पास भी है। ये फख्र की बात है कि उनके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बैरिस्टर हैं और संसद रत्न हैं। संसद रत्न भी है, सन 2014 में 13 में उन्हें संसद रत्न भी मिला है। और बात करने की यह है कि वो बीजेपी की बात करते हैं। मेरा सवाल यह है कि वायनाड से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ते हैं कांग्रेस के, और अमेठी से भी लड़ते हैं। अमेठी में किसने वोट नहीं दिया कांग्रेस को, जो हार गए वो? 75% आप उठाकर देखिए उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड,
75% वोट मुसलमानों ने गठबंधन को दिया है, सपा बसपा के गठबंधन को। फिर भी शिकस्त खाता है गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के पास। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सीट नहीं लड़ा थी उत्तर प्रदेश में। क्या भूत आकर इन्हें हरा गया था? क्या ओवैसी साहब का भूत आया था? ओवैसी साहब तो खड़े होकर बोले थे हैदराबाद में मीडिया के सामने, अपील की थी कि मैं उत्तर प्रदेश के तमाम सेकुलर जहन रखने वाले भाइयों से, मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि वो गठबंधन को, सपा बसपा गठबंधन को वोट करें। उसके बाद भी हार जाते हैं। इतने स्टेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब नहीं जाते तो कैसे कांग्रेस हार जाती है? ये अपनी नाकामी को, अब इनका हाल ये हो गया कि इनकी अगर भैंस दूध ना दे तो ओवैसी साहब जिम्मेदार हैं, इनके घर में अगर खाना ना पके तो ओवैसी साहब जिम्मेदार हैं, कांग्रेस बर्बादी की तरफ चली जाए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिम्मेदार है। इसलिए ये पूरी तरह नाकाम साबित हो गए। ये पीढ़ी खत्म हो चुकी है, वो राजनीति खत्म। और दूसरी बात यह है कि जहां तक मुसलमान, क्या साहब मुसलमानों की बात करना गुनाह है? अगर आपने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया होता, अगर आपकी हुकूमतों ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया होता तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या ओवैसी साहब या नहीं आते थे। अगर आज उत्तर प्रदेश में 30%, 20% की मुसलमानों की आबादी और 30% जेलों में है, कौन जिम्मेदार है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिम्मेदार है या सपा बसपा कांग्रेस जैसी पार्टियां जिम्मेदार हैं? अखलाक को मारा गया, कौन जिम्मेदार है? अल्ताफ को भी मारा गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं गई प्रियंका, आपकी क्या कहते हैं, प्रियंका गांधी जी? क्यों नहीं गए राहुल गांधी जी? क्यों नहीं गए अखिलेश यादव जी? क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए? क्या हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है? अगर मुसलमान की आवाज अब असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं तो याद रखिए जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। आर्टिकल 14 इस बात की इजाजत देता है कि हिंदुस्तान का हर शहरी बराबर है, और आर्टिकल 19 इस बात की इजाजत देता है कि हर एक शहरी को यह हक हासिल है कि वो अपने जमहूरी तौर पर अपनी आवाज को बुलंद कर सके। और वही काम संविधान को मजबूत करने का काम और जमहूरियत को मजबूत करने का काम हिंदुस्तान की सरजमी पर अगर कोई कर रहे हैं तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। समीकरण को आप किस तरह से देखते हैं? कुछ नहीं साहब, एमवाई समीकरण क्या है? एमवाई समीकरण तो खत्म हो गया ना। क्या समीकरण है? ये तो भाजपा का एजेंडा था जिस पर अखिलेश यादव जी काम कर रहे थे। किस तरह? अखिलेश यादव जी उसी पर तो काम कर रहे थे। ये तमाम पार्टियां उसी, देखिए इनके पास फरमान नागपुर से आता है, उसी आइडियोलॉजी पर ये लोग काम करेंगे। अब मुझे बता दीजिए, इन्होंने कहा था कि गठबंधन हो जाएगा कि अगर ये हार गए तो मुसलमान जिम्मेदार और जीत गए तो इनका नेता काबिल। यह हाल हो रहा है। 75%। एक बात बताइए, सन 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 224 एमएलए, कितना परसेंट वोट था? लगभग 28 से 30% वोट। भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला? 16% वोट सन 2012 में। 17 आया, 17 में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला 40% और समाजवादी पार्टी को वोट मिला 22%। कितना परसेंट घटा? करीब 6 से 7% वोट घट गया। इनके 47 एमएलए, उनके 312 एमएलए। अब 19 में आ जाइए, सन 2019 में गठबंधन बना, एशिया का सबसे बड़ा देश का गठबंधन बना। मुसलमानों ने 75% वोट दे दिया, भाजपा को कितना परसेंट वोट मिला? 50% से ऊपर। और समाजवादी को कितना मिला? 17% वोट। आखिर तुम्हारा, यानी सन 2012 में 16% वोट रखने वाली भारतीय जनता पार्टी वो सन 2017 में 40% वोट लाती है। वो 24% वोट किसका था? कहां से आया? हम पिछली बात ना करके अभी की बात करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक है। जी। भाजपा ये कहती है कि हम विकास और मंदिर के मुद्दों पर, मुसलमान के नाम के मुद्दों पर जीतेंगे फिर से दोबारा। इस पर क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी जिस आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखती है वो देश को तोड़ने वाली आइडियोलॉजी है। उसका काम, भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ नफरत फैलाकर, बिरादरान वतन के दिलों में नफरत फैलाकर और इक़्तिदार को हासिल करना है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके कौमी सदर और हमारे सूबाई सदर ये पूरी तरह ऐलान कर चुके हैं, पैगाम दे चुके हैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की आवाम को और उत्तर प्रदेश और फिरोजाबाद की आवाम को कि हम हिंदुस्तान की जमहूरियत में रहते हुए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरी तरह उसका इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह मुकाबला करेंगे। हमने तो गठबंधन के लिए पूरी अपनी मेहनत की, लेकिन सपा बसपा जैसी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, नाम नेहाद पार्टियां हमसे गठबंधन करने से गुरेज करती हैं, क्योंकि ये नहीं चाहती कि मुसलमान एक इक़्तिदार, मुसलमान की एक पॉलिटिकल पावर, जब राजभर की क्या कहते हैं पॉलिटिकल पावर हो सकती है, जब जाट समाज की पॉलिटिकल पावर हो सकती है, पहचान हो सकती है, जब चौहानों की हो सकती है, मौर्यों की हो सकती है, जब क्या कहते हैं बघेल समाज की हो सकती है, तो आखिर मुसलमान पीछे क्यों रहे? मुसलमान को भी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने वही हक दिया है जो तमाम समाजों को दिया है। इसलिए समाजवादी पार्टी किस बुनियाद पर वोट मांग रही है? 18% रिजर्वेशन का वादा करने के बाद पूरी तरह से नाकाम साबित हुई 18% वादे पर। किस बुनियाद पर वोट दिया जाए? लेकिन हम
जिस काम को हमने तेलंगाना की सरजमी पर किया है, जिस तरीके से हम महाराष्ट्र में कर रहे हैं या हम बिहार में काम कर रहे हैं, उसी तरस पर हम फिरोजाबाद में इंशाअल्लाह ताला अपने क्या कहते हैं, अगर हम आवाम मौका देगी तो हम फिरोजाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश तक विधानसभा अगर हमें पहुंचाती है तो हम पूरी तरह अवाम के मुद्दों को, अवाम के मसाइलों को हल करेंगे। आप एक बात बताइए, सीए के मसले को, एनआरसी के मसले को, 3 तलाक के मसले को, रोहित वेमुला और हमारी हरिजन बहन के साथ जो घात रस्म बलात्कार हुआ, पूरी तरह अगर इस मुद्दे को उठाया, ये कहते हैं मुसलमानों के मुद्दे, क्या हरिजन हमारी बहन क्या कहते हैं रोहित वेमुला का मुद्दा असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं उठाया? क्या रोहित वेमुला के अलावा हरिजन बहन का मुद्दा कितनी मजबूती से उठाया? मेरा लीडर यह कहता है कि हम अपने दलितों को, अपने मुसलमान भाइयों को, और वो क्या कहते हैं बैकवर्ड क्लास जो इस टाइम इन्होंने गुमराह किया है, हम उन तमाम को ये पैगाम देते हैं कि देखो, हिंदुस्तान को ये सरकारें, ये हुक्मरान बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर हिंदुस्तान को मजबूत करना है तो एक किसी समाज को छोड़कर हिंदुस्तान को मजबूत नहीं किया जा सकता। आप मुसलमान को, आप एक प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट उठा लीजिए, आप सच्चर कमेटी उठा लीजिए, और आप कुंडू कमेटी उठा लीजिए, आप जितनी, और सच्चर कमेटी बनाने वाली तो कांग्रेस थी, क्यों नहीं काम किया? सन 2009 में तो बनकर तैयार हो गई, सरकार रही 5 साल की, क्यों नहीं सच्चर कमेटी पर उसके सिफारिशों को लागू किया गया? सच्चर कमेटी अलाउ की गई, जब भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध भी किया, फिर भी अलाउ हुई, और जहां कांग्रेस की सरकार इसमें हो चुका था 7% आरक्षण दे दिया गया था। लेकिन एमआई के भैया कैसे लोग भारतीय जनता पार्टी से मिल चुके थे तो वो काम करने नहीं दे रहे थे। उसी के आधार पर आज जो जैसे अब यूपी में ये आए, एमआई वाली पार्टी जो यूपी में आ रही है, तो किसके नहीं आ रही है? आप बता सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के नहीं आ रही है, जो हमारे देश का नुकसान करने जा रही है। बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। क्षेत्रीय पार्टी हमेशा विकास नहीं लाती हैं, जाति धर्म लेकर आती हैं, और जाति धर्म से कभी विकास नहीं होता है। आखिरी सवाल आपसे, लगभग चुनाव नजदीक है जी, और मुझे नहीं लगता जनपद फिरोजाबाद में कांग्रेस का इतना कुछ वर्चस्व रहा है, अस्तित्व मुझे कहीं नहीं दिखता, चाहे वो कोरोना काल की बात हो, डेंगू की बात हो। तो ऐसे में आपको क्या लगता है? हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस में तरह तरह के गुट हैं अलग अलग, तो क्या उम्मीद देखिए है? कोई गुट नहीं है। अगर गुट होते तो आज हम कांग्रेस से बहुत % लोग जुड़ चुके हैं। अभी हम सदस्य अभियान चल रहा है हमारा, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, और सेकुलर लोग जुड़ रहे हैं जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, वो कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। लेकिन हमें उन चीज़ों से दूर रखना है अपनी जनता को, जो लोग धर्म और जाति की बात करते हैं। जाति धर्म तो हमेशा देश का नुकसान करती है। अंग्रेजों ने वही काम किया था, वही अब एमआई और भारतीय जनता पार्टी मिलकर कर रही है, वही काम करना शुरू कर दिया है। तो हमें उन चीज़ों को रोकना है। जनता के बीच में हम जा रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि 5 विधानसभा सीटों पे भाजपा का वर्चस्व ज्यादा दिख रहा है हमें, तो ऐसे में आपको क्या लगता है? कोई बात नहीं, हम माननीय काशीराम जी ने जो एक पैगाम दिया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उस बात को कहते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हम पहला हारो, दूसरा हराओ, तीसरा जीतो। ठीक है ना? हम मेहनत कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को हमने मजबूत किया है, पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। हम किसी को हराने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने आप को जिताने के लिए आए हैं यहां पर। अब कांग्रेस जैसी पार्टी अगर फिरोजाबाद पर लड़ती है तो सबसे बड़ी वोट कटुआ बीजेपी के एजेंट तो ये पार्टी साबित होगी, चाहे 1000-2000 वोट काटेगी यहां पर और नुकसान पहुंचाएगी, भाजपा को फायदा पहुंचाएगी ये पार्टी। जब इसका वजूद ही नहीं है यहां पर फिरोजाबाद में या उत्तर प्रदेश में, तो क्यों लड़ रहे हैं आखिर? ये क्या वजह है? हमारा तो वजूद है, हमने तो साबित कर कर दिखाया है फिरोजाबाद की सरजमी पर कि हम 57,000 वोट और 9 पार्षद रखने वाले पार्टी हैं। तो आपसे बात 12,000 वोट इन्होंने नगर निगम में काट लिए इनके क्या कहते हैं मेयर के प्रत्याशी ने, तो क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा दिया। बिल्कुल, बताइए क्या कहना चाह रहे हो? देखिएगा, हम तो कहना एक ही बात जानते हैं, अच्छी सच्चाई, कि हिंदुस्तान और यूपी के अंदर एमआई जो आ रही है तो किसके कहने पे आ रही है, ये जनता समझ रही है। अब नए युवा पहले गुमराह हो चुके थे, जो 11,000-12,000 वोट बेकार कर दिया था उन्होंने, तो वो वोट आज सेकुलर पार्टी में डलता, जो धर्म की बात करती है, एक ही जाति की बात करती है, उसको अलग हटके वोट अगर सेकुलर पार्टी में चले जाता तो आज भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती। बिल्कुल, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो इसी तरह के खास मुद्दों के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए, नमस्कार।